Alright, so we are going to revise very quickly what we have learned so far in chapter number 1, rotational dynamics. तो आज का पूरा लेक्चर अराउंड 1.5 आवर विल बी completely dedicated to a quick revision of rotational dynamics. तो अगर आपको याद होगा, एंड बाय द वे क्योंकि ये क्विक रिवीजन है तो नाम में ही क्विक है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट. तो इफ यू रिमेंबर रोटेशनल डायनामिक्स में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर टू पार्ट्स. सबसे पहला पार्ट था सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन मतलब इट इज अ टाइप ऑफ एंगुलर मोशन. तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन linear motion and angular motion and various parameters that we use to study linear motion and angular motion. So if you remember linear motion में आप displacement बोलते हो उसको, that is actually linear displacement. We denote it by x bar. We measure it in terms of meter, dimensionally speaking L raised to 1. उसी का angular analog मतलब angular motion में हम लोग इसको बोलते हैं थीटा बार, और हम मेजर करते हैं रेडियंस में, और ये होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी. उसके बाद आपने देखा था लीनियर मोशन में वेलोसिटी, दैट इज लीनियर वेलोसिटी डिनोटेड बाय v बार, मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनली L1 t-1. यहाँ पे आप डिनोट करते हो ओमेगा से, मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड, L0 t-1. उसके बाद हमने देखा था एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन इज a बार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर L1 t-2, और यहाँ पे होता है अल्फा विच इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर L0 t-2. डायरेक्शन की बात करोगे तो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है अलोंग द मोशन, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है डिपेंडिंग ऑन द फाइनल वेलोसिटी. अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल. अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है तो एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी. इन केस ऑफ एंगुलर मोशन में फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोशन, तो उस केस में यू हैव टू इमेजिन दैट द एक्सिस इज हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट द फिंगर्स आर कर्ल्ड अराउंड एंड थंब इज आउटस्ट्रेच्ड. तो अगर कर्ल्ड फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहे हैं तो जो थंब है ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो इन दिस केस अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना है तो उस केस में आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल यू आर सपोज टू इमेजिन द एक्सिस ऑफ मोशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विथ फिंगर्स कर्ल्ड एंड थंब आउटस्ट्रेच्ड. इफ द कर्ल्ड फिंगर्स गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द थंब गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बाकी सब सेम है. जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होगा. जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का है, एंगुलर एक्सेलरेशन या तो उसको पैरेलल है या तो उसको एंटी पैरेलल है. इट डिपेंड्स ऑन फाइनल स्पीड ज़्यादा होगा तो पैरेलल, कम होगा तो एंटी पैरेलल. फिर हमने देखा था कि लीनियर और एंगुलर पैरामीटर को रिलेट कैसे करते हो. एक्स और ये थीटा, दिस इज v एंड ओमेगा, a एंड अल्फा. लीनियर में x, एंगुलर में थीटा, लीनियर में v, एंगुलर में ओमेगा, यहाँ पे a, यहाँ पे अल्फा, जस्ट मल्टीप्लाई बाय r. तो यू गेट द रिलेशन बिटवीन लीनियर पैरामीटर्स एंड एंगुलर पैरामीटर. x इक्वल टू r थीटा, v इक्वल टू r ओमेगा एंड a इक्वल टू r अल्फा. फिर हमने देखा था इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स. लीनियर मोशन में काइनेमैटिक का जो इक्वेशन था, इफ यू रिमेंबर, v इक्वल टू u प्लस at. एंगुलर में उसको लिखते हो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. डिपेंड करता है बुक टू बुक, कहीं पे ओमेगा फाइनल लिखा होगा, कहीं पे सिर्फ ओमेगा बोला होगा. ओमेगा इनिशियल को ओमेगा जीरो भी बोलते हैं. देन हियर इफ यू रिमेंबर सेकंड इक्वेशन वाज s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ पे आएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. राइट, क्लियर है अब तक. इसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, वी हैव सीन आफ्टर दिस वी हैव सीन सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल है which moves along the circumference of circle. तो सर्कुलर मोशन में the motion of a particle along the circumference of circle
is said to be circular motion. इसमें दो टाइप के मोशन थे, एक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में द पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। द मोशन ऑफ एन particle of an object or particle along the circumference of circle with constant speed, not velocity, only constant speed. velocity का डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पे होता है टेंजेंशियल, तो यहाँ पे सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है। अगर पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल है, अगर वो बी पॉइंट पे आ गया तो भी उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो याद रखना कांस्टेंट स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। The motion of a particle along the circumference of circle with constant speed, not velocity, with constant speed is called as uniform circular motion. In case of uniform circular motion, the direction of velocity changes. क्योंकि velocity का direction change हो रहा है तो वहाँ पे एक acceleration आएगा। और as you remember, जब भी सिर्फ direction change हो, अगर velocity का सिर्फ direction change हो रहा है, not the magnitude, तो उस केस में acceleration is always perpendicular to velocity। तो acceleration velocity को perpendicular होना, velocity along tangent है तो acceleration towards center होगा। तो इस केस में जो acceleration आता है उसको तुम बोलते हो centripetal acceleration, और इसका फॉर्मूला याद होगा तो v square by r where r is radius, या फिर r omega square या फिर v omega। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो माइनस आर कैप लगा देना साथ में, माइनस आर कैप क्यों? क्योंकि हमने आर कैप ये डिफाइन किया था यूनिट वेक्टर फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स सरकमफरेंस। इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा है, इट इज फ्रॉम सरकमफरेंस इनवर्ड्स, राइट? गुड। देन इन केस ऑफ नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? इन केस ऑफ नॉन यूसीएम यहाँ पे स्पीड भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। सो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ वेरिंग स्पीड। तो जब स्पीड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक होता है टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर ये आता है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक होता है अलोंग द टैंजेंट, अलोंग द टैंजेंट आता है बिकॉज ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स है, यू हैव टेंजेंशियल एंड यू हैव रेडियल, मतलब सेंट्रीपिटल। तो इन दिस केस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायगोनल। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग द डायगोनल। और आप जैसे देख रहे हो ए टी और ए आर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, राइट? गुड। देन इसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमको ये पता था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो फोर्स के बिना होता नहीं है, फोर्स होना ही चाहिए। तो इवन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम ऐसा बोल रहे हैं कि यूसीएम में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके लिए टुवर्ड्स सेंटर एक एक्सेलरेशन है। तो अगर टुवर्ड्स सेंटर एक एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? फोर्स। तो देयर हैज टू बी अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, उसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको फॉर्मूला चाहिए, फोर्स इज जस्ट मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तुमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा, तो सिर्फ मास से मल्टीप्लाई कर दो, एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर एम वी ओमेगा। और अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब डायरेक्शंस भी बताने हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन था माइनस आर कैप, आर कैप वाज फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफरेंस और माइनस आर कैप इज फ्रॉम सर्कमफरेंस टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ पे माइनस आर कैप एंड माइनस आर कैप, ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। देन यू हैव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal force, remember, is a pseudo force. You know what is a pseudo force? Pseudo force is not a real force.
ये सिर्फ तब होता है जब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो वो नॉन इनर्शियल हो, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एज यू कैन सी फ्रॉम दीज टू केसेस, दोनों ही क्या है, एक्सेलरेटेड मोशंस है। मतलब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, एक्सेलरेटेड है। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब आप होते हो तो उस केस में आपको एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ता है टू मेक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सिर्फ डिफरेंस है डायरेक्शन का। सो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, इट इज mv स्क्वायर बाय r, r कैप से माइनस हटा देना, इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर r कैप इज इक्वल टू mv ओमेगा r कैप। क्लियर है यहाँ तक? गुड। इसके बाद हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव सीन इज एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन था व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। Vehicle on a horizontal circular track. Well, by the way, before I start this topic, now you need to know कि जब भी एक पार्टिकल या एक गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो विच फोर्स इज नेसेसरी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक व्हीकल है विच इज बेसिकली परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि आइडिया ये है द व्हीकल वाज गोइंग स्ट्रेट लेकिन एक टर्न आ गया, क्योंकि टर्न आया तो टर्न पे द व्हीकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, पार्ट ऑफ अ सर्कल। कर्वेचर है ना, कर्वेचर मतलब पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो गाड़ी अभी क्या परफॉर्म करने वाला है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल। कोई भी फोर्स अपने आप नहीं आता, देयर हैज टू बी सम सोर्स। इस केस में अगर आपको याद होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वाज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv स्क्वायर बाय r, वेयर r is radius of curvature of the road, is equal to फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था म्यू इनटू n नॉर्मल रिएक्शन, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू होता है mg। इसलिए ये वर्ड हॉरिजॉन्टल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इन दिस केस यू विल कैंसिल आउट m एंड m, तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस आर जी। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। इसको हमने बोला था मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड बोलने के पीछे रीजन था क्योंकि ये जो आपका स्पीड का वैल्यू है विथ विच यू कैन टेक सेफ टर्न इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन म्यू एस। अगर म्यू एस की वैल्यू कम हो गई या जीरो हो गई तो देन यू विल नॉट बी एबल टू टेक टर्न सेफली, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। यू कैन नॉट गो एट हायर स्पीड देन दिस, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड्स, विच इज नॉट रियली रिलायबल पैरामीटर, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के टायर के ऊपर भी कितना पुराना है, ये डिपेंड करता है रोड के कंडीशन के ऊपर, ये डिपेंड करता है वेदर टू वेदर। इन रेनी सीजन्स इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम बैंकिंग करते हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक था इन द लिस्ट, इफ यू रिमेंबर, it is vehicle on a banked road, vehicle on a banked road. तो basically what we do to avoid this situation कि जहाँ पे आप completely dependent of friction पे, जहाँ पे भी टर्न आएगा, remember only at turns, only at curvature, और वो भी mostly highways पे ही करते हैं, सिटी के अंदर नहीं करते। ये हम लोग रोड के आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं with respect to inner edge. So the process of raising the outer edge of the road with respect to its inner edge is called as banking of road, and the angle made by surface of the road with respect to horizontal is called as angle of banking. The process of raising the outer edge of the road with respect to inner edge is called as banking of road. The angle made by surface of road with respect to horizontal is called as angle of banking. अब ये क्यों किया था हमने? देखो ये जो गाड़ी है, remember this is done only when there is a curvature, जहाँ पे टर्न होगा सिर्फ वहीं पे होने वाला है। Now what, why we have done this?
और रिमेंबर दिस, इन दिस केस द व्हीकल इज कमिंग आउट टूवर्ड्स यू, सेंटर इस तरफ है क्योंकि टर्न है, ये बैंकिंग तुमने टर्न पे किया तो सेंटर यहाँ पे रोड का। तो इफ यू वांट आई जस्ट राइट डाउन हियर टूवर्ड्स सेंटर, तो ये जो है ना दिस इज टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड। व्हीकल इसका मास m है तो इसका जो वेट है वो है mg विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। देन जब भी एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो उस पे एक्ट होता है नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस क्या लगाता है? नॉर्मल रिएक्शन, और नाम में ही है नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दिस इज n, नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट, गुड। देन व्हाट यू डू इज, ये नॉर्मल रिएक्शन के तुम दो कंपोनेंट कर लेते हो, एंड इफ यू रिमेंबर इफ दिस एंगल इज थीटा दिस इज आल्सो थीटा, ये आता है आपका n cos थीटा और यहाँ पे आता है आपका n sin थीटा। तो n cos थीटा balances mg whereas n sin थीटा is pointing towards the center, और क्योंकि ये तुमने कर्वेचर पे किया मतलब व्हीकल वाज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी फोर्स था सेंट्रीपिटल, तो n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, मतलब n sin थीटा कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों को तुम डिवाइड कर दोगे तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg, mm कैंसिल हो गया, nn कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg, v स्क्वायर इक्वल टू rg tan थीटा, एंड देन v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। इसको तुमने बोला था मोस्ट सेफ स्पीड, और मोस्ट सेफ स्पीड बोलने का रीजन ये था कि यूसी अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं भी है, even in that case there is some value of velocity with which you can take a turn. Even if the friction is zero, there is some value of speed with which you can take a turn. And by the way ये constant value है क्योंकि ये डिपेंड करता है r पे जो constant है। रोड बन गया तो रेडियस फिक्स हो गया, तो रेडियस बिकम्स कांस्टेंट, g तो वैसे भी कांस्टेंट है, और एक बार रोड बन गया तो थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो tan थीटा भी कांस्टेंट है। तो दिस इज मोस्ट सेफ स्पीड विच इज बेसिकली कांस्टेंट। लेकिन होता क्या है, आइडियली स्पीकिंग मोस्ट सेफ स्पीड पे कोई भी गाड़ी चलता नहीं है, या तो उससे कम पे या तो उससे ज्यादा पे। अगर हमने बहुत ही स्पीड स्लो कर दिया तो हम लोग रोड के इनर एज की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे, और ज्यादा कर दिया तो वी विल बी थ्रोन ऑफ द आउटर एज। तो इसके लिए वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट आर द लिमिट्स, मतलब मैं इस स्पीड से कितना नीचे जा सकता हूँ और इस स्पीड के कितना ऊपर रह सकता हूँ। तो हमने दो लिमिट्स फाइंड किए थे, एक था लोअर स्पीड लिमिट और एक था अपर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट के केस में आई जस्ट टेक दिस डायग्राम अगेन क्योंकि सब कुछ सेम ही आने वाला है, मोर और लेस सब कुछ सेम है, सिर्फ एक दो कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे फोर्सेस के इसमें। तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट के केस में द व्हीकल स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द इनर एज, राइट। तो इसको फ्रिक्शन बचा लेता है क्योंकि व्हीकल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स इनर एज, तो फ्रिक्शन इज अलोंग द आउटर एज। तो यहाँ पे आ गया फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड देन इफ आई ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल जैसा बन गया ये। तो ये आपके पास आ जाएगा Fs cos थीटा और यहाँ जाएगा Fs sin थीटा। तो n cos के साथ में कौन आ गया? Fs sin थीटा, और यहाँ पे कौन आ गया? Fs cos थीटा। तो इस केस में mg को दो फोर्सेस ने मिलकर बैलेंस किया। कौन से दो फोर्सेस? n cos थीटा प्लस Fs sin थीटा इक्वल टू आ गया mg, इक्वेशन नंबर 1। और एक फोर्स टुवर्ड सेंटर है, एक फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर है। हमको रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर चाहिए होता है क्योंकि जब गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे है तो रिक्वायर्ड फोर्स इज सेंट्रीपिटल, मतलब टुवर्ड सेंटर वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, अवे वाला कम होना चाहिए।
मतलब n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सिर्फ मैं यहाँ पे v1 बोल दूंगा क्योंकि v हमने मोस्ट सेफ स्पीड के लिए रिजर्व रखा है, और यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा स्पीड है वो मोस्ट सेफ स्पीड से कम है, तो v1 इज लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो एम वी वन स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। एम एम हो गया कैंसिल, तो यू हैव वी वन स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू एन साइन थीटा, और एफ एस अगर आपको याद होगा तो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन था ये, तो म्यू टाइम्स ऑफ एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। एफ एस के जगह पे वापस ले देता हूँ मैं म्यू एस टाइम्स ऑफ एन, म्यू एस एन साइन थीटा। इसमें से हम लोगों ने कॉस थीटा कॉमन निकाल के कैंसिल किया था फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मैं अभी फाइनल एक्सप्रेशन लिख दूंगा डायरेक्टली। एज आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी रियली क्विक। तो आपने राइट हैंड साइड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एन कॉस को निकाल लिया कॉमन और कर दिया कैंसल। वो करने के बाद पहले टर्म में आपके पास बचा टैन थीटा, दूसरे में बचा आपके पास माइनस म्यू एस, राइट, करेक्ट, और डिनोमिनेटर में बचा आपके पास 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा v1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। ये आ गया आपके पास लोअर लिमिट। अब जब आपको अपर लिमिट फाइंड करना होता है, अपर स्पीड लिमिट, तो व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज अपर स्पीड लिमिट, इन दिस केस अपर स्पीड लिमिट के केस में रिमेंबर द व्हीकल विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपवर्ड्स, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो फ्रिक्शन होगा नीचे, तो फ्रिक्शन है टुवर्ड्स द इनर एज, ये एंगल बन गया थीटा। तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स कर लोगे, एक होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ एम जी और एक होगा टुवर्ड्स सेंटर। तो ये कंपोनेंट आपका आता है, कितना आता है, एफ एस कॉस थीटा, और ये कौन होता है, एफ एस साइन थीटा। तो इन दिस केस एज यू कैन सी एन कॉस थीटा इक्वल टू एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी, ऐसा ही है ना। तो एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा एम जी, इक्वेशन नंबर 1। और इस केस में टुवर्ड्स सेंटर दो फोर्सेस है, कौन से दो फोर्सेस है, एन साइन और एफ एस कॉस, तो वो दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 2। v2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे v2 इज ग्रेटर देन मोस्ट सेफ स्पीड, तो v2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो एम वी टू स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस मतलब म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। एम एम कैंसिल हो गया, तो वी टू स्क्वायर बाई आर जी, और यहाँ राइट हैंड साइड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा, एन कॉस, और क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मिल जाएगा आपको वी टू स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू, सब सॉल्व करने के बाद tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो v2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये आ गया आपका अपर लिमिट, करेक्ट, गुड। इसके बाद इफ यू रिमेंबर वी हैव सीन केस ऑफ वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ था ना, इसके बाद वेल ऑफ डेथ या फिर वॉल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ या वॉल ऑफ डेथ एक सिलेंड्रिकल वॉल होता है, इट इज अ सिलेंड्रिकल वॉल in which
a vehicle performs horizontal circular motion. तो well of death या wall of death, in this case you will see it is a cylindrical wall. तो ये एक cylindrical wall है जिसमें एक vehicle perform कर रहा है horizontal circular motion. And remember I have told you horizontal circular motion is uniform circular motion. तो जहाँ जहाँ पे तुम applications of UCM देख रहे हो, mostly you will find all these circular motions are horizontal, vertical नहीं. तो यहाँ पे vehicle is performing horizontal circular motion. जो vehicle है उसका weight mg is vertically downwards. तो अगर वर्टिकल डाउनवर्ड्स एक फोर्स है तो ऑब्जेक्ट ने मतलब व्हीकल ने नीचे की तरफ जाना चाहिए था, नहीं जा रहा है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा जो उसको बैलेंस कर देगा. इस केस में एक ही फोर्स हो सकता है, दैट इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि गाड़ी का टायर और वॉल दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इज वर्टिकली अपवर्ड्स. तो इस केस में जो Fs है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसने mg को कर लिया बैलेंस, इक्वेशन नंबर 1. और क्योंकि व्हीकल इज इन कांटेक्ट विथ सरफेस तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा. इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर. इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो mv²/r करेक्ट. और हमने 11th स्टैंडर्ड से ही देखा था कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n. इक्वेशन नंबर 3. Fs मतलब mg लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज mv²/r. तो जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो, m एंड m विल कैंसिल आउट. तो यहाँ से v² विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू rg/μs. तो v का जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है तुमने, तो v का जो मिनिमम वैल्यू है वो आता है √ rg/μs. अगर इससे कम स्पीड हुआ तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन नहीं होगा, द व्हीकल विल स्पाइरल डाउन, नीचे आ जाएगा गाड़ी. गुड राइट. इसके बाद कौन सा टॉपिक था? कॉनिकल पेंडुलम. वेरी गुड. तो इसके बाद हमने देखा था कॉनिकल पेंडुलम. Conical pendulum is a simple pendulum in which the bob is given a horizontal velocity such that the bob performs circular motion and the string of the pendulum describes a cone. तो हमारे पास कॉनिकल पेंडुलम में ये एक रिजिड सपोर्ट है, उसके बाद एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग के नीचे आपने एक बॉब लगा के रखा है विच इज़ अ हैवी मेटल स्फीयर. फिर आपने इसको डिस्प्लेस किया और रिलीज नहीं किया, क्योंकि रिलीज करते तो ये फिर ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता. तो वी आर नॉट रिलीजिंग इट. यहाँ पे आने के बाद हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर दिया. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश किया तो द बॉब परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. और जब ये बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इफ यू सी ये जो स्ट्रिंग है ये कोन जैसा शेप बनाता है, इसके लिए इसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम. ये अनडिस्प्लेस्ड, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था तो उस सिचुएशन में ये था वर्टिकल हाइट. इसको मैं मान लेता हूँ लेंथ. ये है रेडियस r, ये है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा. और यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग T. और टेंशन हमेशा होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. तो जिस डायरेक्शन में तुमने स्ट्रिंग को बांध के रखा है उस डायरेक्शन में होता है टेंशन. तो टेंशन आ गया आपका टुवर्ड्स द पॉइंट S. फिर हमने क्या किया था, हमने देखा था कि और कौन सा फोर्स है, दैट इज mg, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो ये आ गया mg. और टेंशन का एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल. तो टेंशन का एक कंपोनेंट आ गया ये t cos थीटा, और दूसरा गया कहाँ पे, टुवर्ड्स सेंटर, t sin थीटा. तो फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को. और t sin थीटा क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का. हो गया. फिर इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू mv²/r अपॉन mg. mm कैंसल, t कैंसल, तो tan थीटा इक्वल टू v²/rg. तो यहाँ से मिल जाएगा v² इक्वल टू rg tan थीटा. और यहाँ से आपको v भी मिल जाएगा √rg tan थीटा. ओके गुड. तो जितना हम नॉर्मल स्पीड से
4-5 लेक्चर में करते हैं, उतना हमारा हाफ एन आवर के अंदर ही हो गया। तो दिस शुड बी योर स्पीड वाइल रिवाइजिंग, और ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तब जाके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा, एक आर हो गया कैंसल, तो r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g tan थीटा। लेकिन अगर तुम डायग्राम देख रहे हो, tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो tan थीटा क्या है, r बाय h। तो फ्रॉम डायग्राम यू हैव tan थीटा एज r बाय h, ये r और ये r भी हो गया कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया g बाय h, तो ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ g बाय h। फिर हमको फाइंड करना था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, उसमें से मैं अभी शॉर्टकट वाला यूज करने वाला हूं। तो शॉर्टकट मेथड था, यू शुड नो दैट टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, ये शॉर्टकट है। तो टाइम पीरियड मैं T1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेंशन को मैंने कैपिटल T से डिनोट कर दिया, तो टाइम पीरियड के लिए नोटेशन चेंज कर दिया, T1 बोल दिया, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। दूसरा मेथड भी है बट दैट विल बी लिटिल लेंदी, तो आई विल नॉट डू दैट, मैं इस पे यही यूज कर लेता हूँ अभी, बिकॉज वी आर जस्ट रिवाइजिंग। तो T1 इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा आया अंडर रूट ऑफ g बाय h, तो T1 इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाय g। Look at the diagram, what is cos theta from here? Cos theta is adjacent side upon hypotenuse, तो h by l, तो h आ गया आपका l cos theta, तो h की जगह पे डाल दो l cos theta, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos theta by g। अगर एंगल स्मॉल हुआ, इफ एंगल इज स्मॉल, तो cos theta की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा आपको कितना 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। ये हो गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। फिर हमको चाहिए था टेंशन का एक्सप्रेशन, तो ये जो टेंशन का एक्सप्रेशन था, आई हैव टोल्ड यू, जिस फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में 2 इक्वेशन में से एक में साइन और एक में कॉस आ रहा है ना, स्क्वायर एंड ऐड, इसको स्क्वायर एंड ऐड कर लो 1 और 2 को, तो यू विल गेट टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर का भी स्क्वायर। उसमें से वी स्क्वायर बाय आर, यू सी फ्रॉम हियर वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी टैन थीटा, लेकिन टैन थीटा क्या है, आर बाय एच, तो ये हो जाएगा जी आर बाय एच, तो वी स्क्वायर बाय आर क्या आ गया, जी आर बाय एच। टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस एम, लेकिन वी स्क्वायर बाय आर क्या लिखेंगे, जी आर बाय एच, तो जी आर बाय एच का स्क्वायर। इसमें से भी तुम एम जी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो टी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, एम जी स्क्वायर आ गया कॉमन, एम जी स्क्वायर आ गया कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, या फिर आर बाय एच होल स्क्वायर। तो जब मैं रूट लूंगा तो एम जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग। गुड, खत्म। यहाँ पे आपका यूसीएम हो गया था खत्म। इसके बाद था वीसीएम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने देखे थे 2 केसेस। पहला केस था अ पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो अ पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसमें भी थे 2 केसेस, तो इसमें भी थे 2 केसेस। उसमें से था पहला केस, कौन था पहला केस बताओ, पॉइंट मास अटैच टू अ स्ट्रिंग, पॉइंट मास अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एक एंड को हमने पॉइंट मास लगा दिया, दूसरे एंड को पकड़ के हम उसको घुमा रहे हैं।
तो द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और क्योंकि हाइट चेंज हो रहा है तो वी से दैट द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और क्योंकि हाइट चेंज हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी एंड फॉर द हाफ पार्ट इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इस केस में स्पीड्स होंगे चेंज, और जहाँ पे स्पीड्स की वैल्यू हो जाए चेंज दैट इज नॉट यूसीएम। सो ये एग्जाम्पल किसका है? नॉन यूसीएम का। एंड इफ यू रिमेंबर, चलो पहले तो मैं बता देता हूँ कि केस क्या था। हमारे पास एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग के सेंटर पे स्ट्रिंग को टाई कर दिया, यहाँ पे एक मास लगा दिया, और जो लोएस्ट पॉइंट है मोशन का वहाँ पे रेफरेंस लेवल सेट कर दिया। सो दिस इज लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन, लेट अस से बी पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट इज ए पॉइंट, मिड पॉइंट सी और डी, मैं सिर्फ सी ही लिख रहा हूँ, डी छोड़ दो अब क्योंकि सेम आएगा। तो सी और डी पे सेम फिजिक्स है तो एक ही ले लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू गुड। तो हमारा टास्क क्या क्या था आपको पता होना चाहिए। जब पार्टिकल हाईएस्ट पे, लोवेस्ट पे या मिड पॉइंट पे हो तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट विच आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। नंबर 2 सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है। नंबर 3 स्पीड फाइंड करना है। नंबर 4 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये सब आपको फाइंड करना है। एंड इफ यू रिमेंबर हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम हाईएस्ट पोजीशन, हमने हाईएस्ट पोजीशन से स्टार्ट किया था। उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि मुझे अगर मिनिमम स्पीड निकालना है तो हमको पता है कि मिनिमम स्पीड ए पॉइंट पे होगा। क्यों ए पॉइंट पे होगा? दैट यू ऑलरेडी नो, क्योंकि ए पॉइंट ये सबसे ज्यादा हाइट पे है, एंड बी से जब ए पे जाएगा इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, स्पीड कम 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 होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम। आई एम नॉट सेइंग जीरो, जीरो नहीं होता है इस केस में, जीरो होता है रॉड के केस में, पॉइंट मास अटैच टू अ रॉड, यहाँ नहीं होता। तो ए पॉइंट पे जब पार्टिकल आ गया तो आपको पहले देखना था कि ए पॉइंट पे पार्टिकल पे कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं। एक होता है टेंशन, और टेंशन हमेशा होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तुमने इसको बांध के कहाँ रखा? ओ पे, तो टेंशन इज पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और mg इज ऑल्सो पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अगर तुम ए पॉइंट की बात कर रहे हो, एट पॉइंट ए देयर आर टू फोर्सेस, टेंशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दोनों ने मिलकर प्रोवाइड कर लिया सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r। और अगर आपको याद होगा हम लोगों ने स्पीड फाइंड करने के लिए टेंशन की वैल्यू को क्या सेट किया था? जीरो। जीरो हो नहीं सकता है टेंशन, लेकिन हम टेंशन के लिए जीरो लेते हैं टू फाइंड आउट मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ए। तो टी ए जीरो डाल दिया तो mg इक्वल टू m va स्क्वायर बाय r, mm हो गया कैंसल, तो va स्क्वायर इक्वल टू rg, तो va इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg। तो आपको स्पीड मिल गया अंडर रूट ऑफ rg, यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, पोटेंशियल भी मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज हाफ m va स्क्वायर, तो हाफ m rg, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg हाइट ऑफ ए। हाइट ऑफ ए इज ट्वाइस द रेडियस, क्योंकि ये r है और ये भी r है, तो रेफरेंस लेवल से हाइट 2r है, तो आ जाएगा mg इंटू 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गया 2mgr एट पॉइंट ए। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज द एडिशन ऑफ दीज टू, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दैट इज टोटल, दोनों को ऐड कर लो, 2 में हाफ ऐड कर दिया तो 2.5 दैट इज 5/2, तो 5/2 mgr, ये आ गया टोटल एनर्जी एट ए। फिर हमने फाइंड किया था व्हाट आर द फोर्सेस एट पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी जब पार्टिकल बी पॉइंट पे होगा तो टेंशन इज वर्टिकली अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो टीबी mg, सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड कर दिया? टीबी माइनस mg, तो टीबी माइनस mg इक्वल टू mvb स्क्वायर बाय r, करेक्ट, बराबर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। स्पीड फाइंड करने के लिए मैंने बताया था क्या यूज करोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज सेम, मतलब टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। टोटल एनर्जी एट बी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एट ए। तो अभी फाइंड किया ना, कितना आ गया? 5/2 mgr,
पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज जीरो, क्योंकि हाइट ऑफ पॉइंट बी इज जीरो, तो ये तो जीरो आ गया, ये आ जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5/2 एम जी आर, एम बाई टू हो गया कैंसल, एम बाई टू कैंसल, तो वी बी स्क्वायर इज 5 RG, तो वी बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 RG। और बाय द वे यहाँ पे तुमको इंडिपेंडेंटली पोटेंशियल एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं, वो जीरो है, काइनेटिक निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पोटेंशियल जीरो है तो काइनेटिक ही टोटल है, और टोटल कितना है 5/2 mgr। इसके बाद हमने सी पॉइंट पे देखा था, तो एट पॉइंट सी, if you see at point C tension is pointing towards the center and weight mg is vertically downwards। तो C ऐसा पॉइंट है जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए वेट का कोई रोल ही नहीं है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो मिड पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर वेट हैज नो रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ टेंशन अकेला ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम हियर, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाय द वे चलो ठीक है, कर ही लेते हैं। अगेन टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए और बी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज पोटेंशियल एट सी प्लस काइनेटिक एट सी इक्वल टू टोटल कितना था 5/2 mgr। पोटेंशियल एट सी इज mg इंटू हाइट ऑफ सी पॉइंट, सी पॉइंट का हाइट इज इक्वल टू रेडियस, है ना, सी पॉइंट का हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल इज रेडियस, तो इक्वल टू आर आ जाएगा, आर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। वैसे थोड़ा शॉर्टकट मारना तो मार सकते हो, फिलहाल इसको मत लिखो हाफ एम वी सी स्क्वायर, सिर्फ इसको ऐसा रहने दो, बताता हूँ क्यों। 5/2 mgr, 5/2 mgr में से मतलब 2.5 में से एक माइनस हो जाएगा 3/2, तो आपको डायरेक्टली मिल गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल तो तुमने निकाल लिया था mgr, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपका 3/2 mgr, और काइनेटिक एनर्जी को आप लिख लोगे हाफ एम वी सी स्क्वायर, हाफ एम वी सी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 mgr, m/2 कैंसिल, तो वी सी स्क्वायर इक्वल टू 3gr, वी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3gr। गुड। देन हमने ये देखा था डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 6 mg। तो डिफरेंस इन टेंशंस बिटवीन highest and lowest positions, I am not going to derive this, सिर्फ मैं तुमको बता दूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इक्वेशन लिख के रखे हैं। ये यहां से तुमको टेंशन एट बी मिल जाएगा और यहां से तुमको टेंशन एट ए मिल जाएगा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे और वी बी और वी ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एंड देन यू विल गेट 6 mg। ये मेथड 1 था। दूसरा मैंने तुमको बताया कि ए पॉइंट पे हमने टेंशन वैसे भी जीरो लेके रखा है, तो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू टी बी, क्योंकि टी ए तो जीरो है, तो सिर्फ टी बी ही फाइंड कर लो, वो हो जाता है 6 mg। तो आई एम नॉट डिराइविंग दैट, तो यू शुड नो दैट द डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इज 6 mg। गुड। इसके बाद हमने देखा था केस नंबर 2, point mass attached to a rod, point mass attached to a rod, point mass attached to a rigid rod। इस केस में point mass परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, लेकिन इस केस में point mass किसको अटैच्ड है, रिजिड रॉड को। अब रिजिड रॉड के केस में हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रॉड के केस में टेंशन जीरो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर ए पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड जीरो हो सकता है। स्ट्रिंग के केस में हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड अगर जीरो हो गया तो पार्टिकल विल डायरेक्टली फॉल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड इट विल नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी ए कैन बी जीरो। तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि वी ए का कुछ मिनिमम वैल्यू होना ही चाहिए।
VA कैन बी 0, तो VA 0 हो सकता है। फिर हम लोगों को फाइंड करना था B पॉइंट पे कितना स्पीड, C पॉइंट पे कितना स्पीड। फिर हम लोग वही यूज कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले तुम A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A is equal to mg into height of point A, and height of point A is again r plus r, क्योंकि तुम हाइट कहां से मेजर कर रहे हो, B से। तुम्हारा रेफरेंस लेवल कहां पे है, B पे है, तो r plus r दैट इज 2r। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, करेक्ट। एंड रिमेंबर A पॉइंट पे काइनेटिक तो था नहीं, तो यही पोटेंशियल क्या बन गया, टोटल। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी, 2mgr। तो टोटल एनर्जी एट A is 2mgr। Then to find out what is the speed at point B, we will use conservation of energy, total at B equal to total at A. Total at B is potential at B, which is 0, plus kinetic at B. Total at A is 2mgr. Potential at B is 0 because height is 0. Kinetic at B is 2mgr, but kinetic क्या होता है, half mvb square। mm कैंसिल हो गया, तो आपको यहां से मिल गया vb स्क्वायर इक्वल टू 4gr। तो vb इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4gr। यह आ गया आपका लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड, हाईएस्ट पे मिनिमम, लोएस्ट पे मैक्सिमम, तो इन बिटवीन वो होगा 0 से अंडर रूट ऑफ 4gr के बीच में। तो अगेन टू फाइंड आउट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट, तो वापस से तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे। टोटल एट C इक्वल टू टोटल एट A। टोटल एट C इज पोटेंशियल एनर्जी एट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट C इक्वल टू टोटल एट A कितना आया था, 2mgr। पोटेंशियल एट C इज mgr, क्यों, हाइट इज r, प्लस काइनेटिक इज हाफ mvc स्क्वायर 2mgr। 2mgr में से mgr गया तो mgr बचा, तो हाफ mvc स्क्वायर इक्वल टू mgr। mm भी गया तो vc स्क्वायर इक्वल टू 2gr, तो vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr। यहाँ पे भी डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट होता है 6 mg। गुड, तो दैट इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट, दैट इज सर्कुलर मोशन। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सबसे पहले रिजिड बॉडी और इफ यू रिमेंबर एक्सियल रोटेशन डिफाइन किया था, वो अभी मैं डिफाइन नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज समथिंग यू नो फ्रॉम 11th, और फुल लेंथ कोर्स, फुल लेंथ लेक्चर में वो ऑलरेडी मैंने बताया है। तो बी पार्ट में रोटेशनल मोशन के केस में जो आपका सबसे पहला टॉपिक था वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिशन इम्पॉसिबल, एम आई पता है, एम आई ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉगस बाय द वे, सिमिलर, एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। तो आइडिया हियर इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो हमको ये बताता है जब तक आप एक बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये था कि स्टेट चेंज क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज स्टॉपिंग अ बॉडी फ्रॉम चेंजिंग इट्स स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। लीनियर मोशन के केस में इनर्शिया प्रोवाइड करता है बॉडी का खुद का मास, राइट। तो रोटेशनल मोशन में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रोटेट नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक तुम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते। तो किसने रोका, तो यहाँ पे भी एक फिजिकल क्वांटिटी है विच अपोजेस द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, जिसको तुम बोलते हो रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन याद है विच इज हाफ mv स्क्वायर, उसमें जो m होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, इनर्शिया। तो अगर मुझे रोटेशनल मोशन का एनर्जी मिल जाए तो मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ कि जैसे वहां पे मास इनर्शिया है, यहाँ पे कौन इनर्शिया है।
इसके लिए हम लोग पहले फाइंड करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का प्राइमरी रीजन ये है, आई एम नॉट सेइंग ओनली रीजन, आई एम सेइंग प्राइमरी रीजन। So to find out rotational kinetic energy, the primary reason is that you want to find out what is expression for moment of inertia. तो हमने इस केस में एक arbitrary shape का rigid body लिया था, which was rotating about some axis passing through point O, and this body was rotating with constant angular speed omega. The body was supposed to be made up of large number of particles of different masses, m1, m2, m3 and so on up to mn, and these particles are at perpendicular distances r1, r2, r3, rn. perpendicular distances होते हैं minimum distances, correct, good. Then जब ये rigid body rotate होगा with constant angular speed, all the particles will perform circular motion with constant angular speed. सबका एंगुलर स्पीड सेम है लेकिन लीनियर स्पीड सेम नहीं है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि लीनियर स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, क्योंकि हर एक पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस सेम नहीं है तो हर एक पार्टिकल का स्पीड भी सेम नहीं है। तो पहले पार्टिकल का v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, दूसरे का v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, nth पार्टिकल का आपके पास आएगा vn इक्वल टू rn ओमेगा। देन इफ यू रिमेंबर, ऐसा है कि जो रोटेटिंग रिजिड बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी आएगा कहाँ से? द बॉडी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर मूविंग। तो जो पार्टिकल्स का एनर्जी है उसी को क्या कर लोगे? ऐड, सम कर लोगे, और हम लोग कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन का सोचना ही नहीं है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग, मतलब ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इसका मतलब जो पार्टिकल्स है उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो मुझे अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट ऐड एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एंड वी कैन डायरेक्टली ऐड, बिकॉज आई टोल्ड यू एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट डायरेक्शंस। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर so on half mn vn स्क्वायर। इसमें से हाफ यू कैन टेक आउट कॉमन, तो यू हैव m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर mn vn स्क्वायर। देन v1 इज r1 ओमेगा, तो आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर निकाल लिया कॉमन। ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन कन्वेंशन में, समेशन mi ri स्क्वायर i रन्स फ्रॉम 1 to n ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब आप इसको कंपेयर करोगे किसके साथ? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ, लीनियर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसके साथ। तो when you compare this with translational kinetic energy, you see this is half m v square। तो कंपेरिजन से क्या समझा? हाफ की जगह पे हाफ है, v की जगह पे ओमेगा है, m की जगह पे कौन है? समेशन mi ri स्क्वायर। तो मास होता है इनर्शिया, तो समेशन mi ri स्क्वायर क्या है? इनर्शिया है। लेकिन कौन से मोशन का इनर्शिया है? रोटेशनल मोशन का इनर्शिया है। तो इसको तुम डिनोट करते हो I से, और इसको तुम बोलते हो रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन mi ri स्क्वायर। वन थिंग दैट आई डिड नॉट टेल यू इन फुल कोर्स, मतलब फुल फ्लेज लेक्चर्स ऑफ दिस डायमेंशंस, तो तुम फाइंड कर लोगे ना। मास इज किलोग्राम, डिस्टेंस इज मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आ गया यूनिट। किलोग्राम मतलब m⁻², डिस्टेंस स्क्वायर मतलब l⁻², तो m1 l2 वो हो गया डायमेंशंस। ये था डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्योंकि यू सी
वी हैव टेकन पॉइंट मासेस, मतलब मास है फिर नहीं है फिर है फिर नहीं है, इसको बोलते हो डिस्क्रीट। जब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो समेशन की जगह पे लिखोगे इंटीग्रेशन, एम आई की जगह पे लिखोगे डीएम और आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। नॉर्मली जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो कंटिन्यूस ही होते हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, I इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। इसके बाद हमने फाइंड किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग। तो what we have done is we have found out what is moment of inertia of a thin uniform ring. Of course radius of gyration बाकी है, मुझे पता है, I'll come to that also, of a thin uniform ring. Good. तो रेडियस ऑफ गायरेशन मैं इसके बाद बताने वाला हूँ आफ्टर वी आर डन विद दिस। चलो ठीक है, ओके, लेट्स नॉट चेंज द सीक्वेंस, पहले कर लेते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन और क्यों चाहिए? रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों चाहिए? बिकॉज हमारे पास अलग अलग शेप के बॉडी हो सकते हैं और एक सिंगल बॉडी भी अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। तो एज अ मेजर ऑफ हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड about a given axis of rotation, we need to have a quantity and that quantity is called as radius of gyration। और radius of gyration हमने define कैसे किया था? हमने पहले एक mass distribution लिया, some mass distribution, maybe a ring, maybe a disc, maybe some shape, और that body was rotating about some axis। तो एक body था, mass distribution था, वो rotate हो रहा था about a given axis। हमने क्या किया? of course rotate हो रहा है तो moment of inertia होगा। फिर हमने क्या किया? हमने पूरे बॉडी के मास को एक सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा अज्यूम कर लिया और उस पॉइंट मास को हम सेम एक्सिस के अबाउट, जो ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन था वो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा था, इस पॉइंट मास को भी हमने सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया विथ एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सेम। उस डिस्टेंस को बोलते हो रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट? करेक्ट। तो रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन कैसे किया था हमने, याद है क्या? The distance from axis of rotation at which whole mass of the body is supposed to be concentrated and at which the moment of inertia of this point mass is same as that of moment of inertia of original mass distribution। और formula wise speaking, moment of inertia I is equal to mk square। तो k square आ जाएगा आपका I by m, तो यहां से मिल जाएगा k equal to under root of I by m। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि why it is so powerful tool, क्योंकि look, अब हम आएंगे रिंग पे, पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, फिर डिस्क का करेंगे, फिर बताऊंगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग। तो ऐसा है, हमारे पास है एक रिंग। रिंग क्या होता है अभी ये बताने की जरूरत नहीं है, यू शुड नो रिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन विच all the mass is practically distributed uniformly at the circumference। मतलब सिर्फ मास है circumference पे, बाकी कहीं पे मास नहीं है। तो याद रखना, ring is an object in which practically all the mass is at the circumference। और यूनिफॉर्म बोलोगे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन ये यूनिफॉर्म है, कहाँ पे? circumference पे। मतलब तुम रिंग का कोई भी छोटा पार्ट ले लो, हर उस एरिया में सेम अमाउंट ऑफ मास मिलेगा। और इफ यू रिमेंबर, हमने बोला था इमेजिन द रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस इज एन एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फिर हमने ऐसा इमेजिन किया था कि दिस रिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट्स। तो जो रिंग है ये
ये जो रिंग है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट्स, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया था। तो उसमें से मैं एक एलिमेंट दिखा देता हूँ पहले, आई जस्ट शो वन ऑफ दोज एलिमेंट्स। ओके फाइन। तो रिंग इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट्स। उसमें से एक मास एलिमेंट हमने ले लिया P पॉइंट पे, तो दिस इज पॉइंट P। मास एलिमेंट का मास है dm, रिंग का रेडियस है r, तो मास एलिमेंट का डिस्टेंस भी हो गया r। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जब रिंग रोटेट होगा तो मास एलिमेंट भी रोटेट होगा। जहां भी बॉडी रोटेट हो रहा हो या पार्टिकल रोटेट हो रहा हो वहां पे इनर्शिया होता है, कौन सा? रोटेशनल या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका इनर्शिया कितना? फ्रॉम फॉर्मूला क्या है इनर्शिया का फॉर्मूला? डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका इनर्शिया भी स्मॉल होगा क्योंकि मास स्मॉल है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल मास एलिमेंट इज r स्क्वायर dm, राइट। लेकिन जब रिंग रोटेट होगा तो ये क्या अकेला मास एलिमेंट है जो रोटेट होगा? नहीं, ऐसे बाकी मास एलिमेंट्स भी होंगे, वो क्या कर रहे हैं? रोटेशन। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन डी आई। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। मैं अगर मास एलिमेंट कहीं और भी ले लेता, चलो मान लो यहाँ पे एक मास एलिमेंट ले लिया, उस मास एलिमेंट का डिस्टेंस एक्सिस से क्या आता? सेम r। तो r क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट गोज आउट, यू हैव इंटीग्रेशन dm। अगर मैं सारे मास एलिमेंट को ऐड करते जा रहा हूं तो अल्टीमेटली पूरा रिंग ही वापस बन गया। तो दैट इंटीग्रेशन dm इज टोटल मास। तो क्या आ जाएगा? mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज mr स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ गायरेशन का पावर क्या, देखो, पुट I इक्वल टू mr स्क्वायर, mm कैंसल, तो k इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर, मतलब k इक्वल टू r। तो जब k इक्वल टू r आ रहा है तो बॉडी कौन सा है? रिंग रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, या फिर k बाय r। k बाय r की वैल्यू कितनी है? 1। इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो नेक्स्ट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। ओके, तो इस केस में वी हैव अ डिस्क और यूनिफॉर्म डिस्क है। यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब होता है कि मास पर यूनिट एरिया इज सेम एवरीवेयर, सरफेस डेंसिटी हर जगह पे सेम है, तो मास पर यूनिट एरिया इज सेम एवरीवेयर, रिमेंबर। तो और कंपोजिशन भी सेम है, केमिकल कंपोजिशन इज आल्सो सेम। तो ये जो डिस्क था इसका टोटल मास था m, इसका रेडियस था r, और इसका जो सरफेस डेंसिटी है वो हमने बोला था सिग्मा, विच इज मास अपॉन एरिया, विच इज मास अपॉन पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, राइट। गुड। हमको जब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था तो हमने रिंग को इमेजिन किया था टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट्स। तो हमको अभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। हमको जब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम डिस्क को ऐसा इमेजिन करते हैं दैट द डिस्क इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। उसमें से फिलहाल मैं सिर्फ एक रिंग दिखा रहा हूं। आई एम जस्ट शोइंग वन ऑफ दोज रिंग्स ओवर हियर। और ये जो रिंग मैंने बताया यहाँ पे, ये जो रिंग है इसका एक्सिस से डिस्टेंस है स्मॉल r। इस रिंग का मास है dm, इस रिंग का थिकनेस है dr। हमने डिस्क को ऐसा इमेजिन कर लिया दैट दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर एंड एक्सटेंड अप टू कैपिटल R अप टू द रेडियस। गुड। फिर उसमें से एक रिंग ले लिया एट सम डिस्टेंस स्मॉल r, फाइन। ये जो रिंग है इसका मास कितना है? dm, इसका थिकनेस कितना है? dr है। गुड। अब क्योंकि ये रिंग ये डिस्क का ही एक पार्ट है तो इसका मास डेंसिटी भी सेम होगा, मतलब क्या होगा? सिग्मा।
मास अपॉन एरिया, किसका एरिया? रिंग का एरिया। मास अपॉन एरिया, हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ रिंग? इट इज 2 पाई आर डी आर। तो यहां से तुमको डी एम मिल जाएगा 2 पाई आर सिग्मा डी आर, इक्वेशन नंबर 2। और डिस्क रोटेट होगा तो रिंग भी रोटेट होगा, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तुमको पता ही है। बताओ क्या है? मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। मास कितना है? dm, रेडियस कितना है? r, तो r स्क्वायर dm। अगर मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, किस पे? रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज पे। कहां से? 0 से कैपिटल R तक। गुड। देन इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R, r स्क्वायर dm। ये जो dm है वो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, तो यू हैव इंटीग्रेशन 0 टू r, r स्क्वायर 2 पाई r सिग्मा dr। तो यह आ गया आपके पास 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट था, उसको बाहर निकाल लिया, 0 टू r, r क्यूब dr। तो यह आ गया 2 पाई सिग्मा r रेज टू 4 अपॉन 4, लिमिट्स 0 टू r। तो 2 पाई बाई 4 सिग्मा r रेज टू 4 माइनस 0। फिर पाई बाई 2, 2 और 4 तो पाई बाई 2, सिग्मा कितना था? m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया? r रेज टू 4। सब सॉल्व करके आ गया mr स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इस केस में अगर तुम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करोगे तो वो आता है r बाई रूट 2। कितना आता है? r बाई रूट 2। तो r बाई रूट 2 अगर रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू है तो इट इज अ डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर बार वैसा ही होगा। r बाई रूट 2 में ऑल्सो रिप्रेजेंट सम अदर बॉडी रोटेटिंग अबाउट सम अदर एक्सिस, वैसा भी हो सकता है, वो देखेंगे बाद में। अब नाउ द क्वेश्चन हियर इज, हमने इंटीग्रेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का और डिस्क का तो फाइंड कर लिया, लेकिन इट कैन बी डन ओनली व्हेन एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, और जब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो डिस्टेंसेस सेम होते हैं। जब डिस्टेंसेस सेम हो तो इंटीग्रेशन कर सकते हो और डिस्टेंस को इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हो, नॉर्मली स्पीकिंग। लेकिन अगर मुझे किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इंटीग्रेशन से नहीं होगा, तो उसके लिए हमको चाहिए थ्योरम्स। तो हमने थ्योरम बना दिए, एक था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपको क्या बताता है? नाम में ही है पैरेलल। तो हमारे पास एक आर्बिट्ररी शेप का बॉडी है, एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दूसरा एक्सिस है जो किसी और एक रैंडम पॉइंट से पास हो रहा है O से, लेकिन ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है और इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है। हमको नॉर्मली पता होता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, IO इक्वल टू IC प्लस mh square, correct? IC is known because you can find it out through integrations, right? हमको चाहिए IO, so from theorem of parallel axis you have IO equal to IC plus mh square. Now to derive this, हमने पहले एक मास एलिमेंट ले लिया था at some point P with mass D, m, mass is dm। ये P पॉइंट का डिस्टेंस O से है RO, C से है R, और फिर हमने ये OC डिस्टेंस को कर लिया था, OC लाइन को कर लिया था एक्सटेंड। इस एक्सटेंडेड OC लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था विच इज मीटिंग OC एट पॉइंट D, और जो CD डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया था X। ये सब करने के पीछे रीजन इतना है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो OP स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर।
लेकिन ये जो ओ डी स्क्वायर है ये ओ सी प्लस सी डी है, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस 2 OC CD प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। ओके गुड। सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर इज सी पी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर इज सी पी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका ओ सी स्क्वायर प्लस 2 OC CD प्लस सी पी स्क्वायर। ओ पी इज आर नॉट स्क्वायर, ओ सी इज एच स्क्वायर, 2 OC मतलब 2H इंटू एक्स प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो सीपी है ना वो आर है। हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, डिस्टेंस स्क्वायर डीएम, तो डीएम से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेशन आर नॉट स्क्वायर डीएम इक्वल टू इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन 2HX डीएम प्लस इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। लेकिन ये जो आर नॉट स्क्वायर है, ये आर नॉट डिस्टेंस कहाँ से था? ओ पॉइंट से, तो ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा बुलेट ट्रेन जैसा भागना पड़ता है कभी कभी, और ये आपको हर चैप्टर के बाद करना है। वंस यू कंप्लीट अ चैप्टर थ्योरेटिकली स्पीकिंग, ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जेई नीट के क्वेश्चन में आई एम सीइंग प्रॉब्लम क्या आता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं याद आ रहा, तो कैसे याद आएगा? तुमने रिवाइज कब किया? बचपन में भी हम लोग चलना सीखते हैं ना, तो हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, तब चलते और भागते हैं। एक दिन चला, 10 दिन बैठ गए, 10 दिन के बाद बोल रहे हैं मेरे को चलना ही नहीं आ रहा, भागो कैसे? तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग योरसेल्फ। तो वैसा करोगे। अभी 10-12 साल से पढ़ाते पढ़ाते उसके बाद भी हम ऐसा करते हैं। एटलीस्ट आई डू इट, जस्ट टेक एनीथिंग एंड ट्राई टू प्रूव इट। तो सीक्वेंस भी याद रहता है। एक बार हो गया ना प्रैक्टिस, तो तुमको नोट्स वोट्स की जरूरत ही नहीं, यू रिमेंबर कि किसके बाद क्या था। एच कांस्टेंट है, एच स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएम 2H इंटीग्रेशन एक्स डीएम, और ये हो जाएगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी। उसमें ये इंटीग्रेशन 0 था, इंटीग्रल एक्स डीएम 0 होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ओके, बाकी छोड़ दो। अब इंटीग्रेशन डीएम हो जाता है टोटल मास ऑफ द बॉडी mh स्क्वायर प्लस आ गया IC, हो गया प्रूव। लेकिन ये थ्योरम सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब दो एक्सिस हो पैरेलल। अगर एक्सिस पैरेलल नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है, तो फिर हम वहां पे अप्लाई करते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके। इस केस में आई हैव टोल्ड यू कि ये थ्योरम तुम कहीं भी नहीं अप्लाई कर सकते। द बॉडी हैज टू बी अ लैमिनार बॉडी, मतलब 2D सरफेस, प्लेन लैमिनार बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, इस केस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लगते हैं। कंडीशन नंबर 3, उन 3 में से 2 एक्सिस बॉडी के प्लेन में होने चाहिए। कंडीशन नंबर 4, ये तीनों एक्सिस कॉन्करेंट होने चाहिए। तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस ये उस लैमिनार बॉडी के ही प्लेन में है, और एक एक्सिस है जेड एक्सिस जो इसको परपेंडिकुलर है। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यस। बॉडी लैमिनार है, यस। तीनों कॉन्करेंट है, यस। उसमें से 2 प्लेन में ही है, यस। तो यू कैन अप्लाई theorem of perpendicular axis. According to this theorem, moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of laminar body is equal to sum of its moment of inertia about 2 mutually perpendicular axes, right, which are concurrent with the z axis. तो यह आ जाएगा iz equal to ix plus iy। फिर आपको ये भी शो करना था, प्रूव करना था। तो ये प्रूव करने के लिए फिर तुमने क्या किया, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट,
एक मास एलिमेंट ले लिया, इस बॉडी का एक छोटा सा मास ले लिया, इसका डिस्टेंस सेंटर से है r, ओके। फिर हमने इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए y एक्सिस पे और x एक्सिस पे। x एक्सिस से पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है। ये x है तो ये भी x है और ये y है तो ये भी y है। तो यहां बन गए दो राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों में से कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल उठाओ और उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। OP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। OP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। OP is R स्क्वायर, PM is Y स्क्वायर, MO is X स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय DM एंड इंटीग्रेट। R डिस्टेंस था Z एक्सिस से, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस। Y डिस्टेंस था X एक्सिस से, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस, और X डिस्टेंस था Y एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y एक्सिस। हो गया, गुड। फिर हमने ये थ्योरम यूज करके अलग अलग शेप के बॉडीज का अलग अलग एक्सिस के अबाउट फाइंड किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं सब तो नहीं कर सकता, बट आई विल टेक ओनली अ डिस्क एंड रॉड। तो एक डिस्क है, ये एक एक्सिस है विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो दिस इज IC विच इज ऑलरेडी नोन, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2। फिर एक और एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसको पैरेलल है, लेकिन एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये टैंजेंशियल है। दिस इज एन एक्सिस टैंजेंट बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, डिस्टेंस दोनों में है h इक्वल टू r, राइट। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर दैट इज 3/2 mr स्क्वायर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। हो गया। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? मैंने बताया था m गायब कर दो, जो बचा उसका रूट ले लो। m गायब कर दिया, 3/2 r स्क्वायर का रूट ऑफ 3/2 r। हो गया, डन। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। फिर अगर हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट अ टैंजेंट, सॉरी अबाउट डायामीटर, ये ओन एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दैट इज z एक्सिस। बट यू सी z एक्सिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो IC होगा। y और x एक्सिस दे आर डायामीटर्स, तो IX और IY ये दोनों हो जाएंगे डायामीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर। कौन सा थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, करेक्ट। तो you will have IZ equal to IX plus IY and IZ, what is IZ? IC, और IC कितना है? mr स्क्वायर बाई 2, वो तो पता ही है, वो तो हमको पहले से ही पता है। तो मैं फिलहाल तो इसको IC लिख रहा हूँ। IX कितना है? ID, IY कितना है? ID, ID प्लस ID 2ID। तो what is ID? IC बाई 2। तो अभी इसके बाद बॉडी रिंग हो, बॉडी डिस्क हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा mr स्क्वायर बाई 4, करेक्ट, गुड, हो गया। तो दोनों का एक एग्जांपल ले लिया, बहुत हो गया। रॉड का मैं ले नहीं रहा हूँ, रॉड का भी आप देख लोगे, गुड। इसके बाद था
टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। डोंट वरी, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक छोड़ूंगा नहीं आज मैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। So torque acting on a rotating rigid body is quite similar to kinetic energy of a rotating rigid body. हमारे पास एक rotating rigid body है of arbitrary shape. It is rotating about some axis passing through point O, but this time with constant angular acceleration alpha. Speed constant नहीं है, alpha constant है. Again, the body is supposed to be made up of large number of particles of masses m1, m2, m3 up to mn at perpendicular distances r1, r2, r3 and rn. हमको फाइंड करना है टॉर्क, क्योंकि बॉडी रोटेट हो रहा है तो टॉर्क के बिना तो रोटेट होगा नहीं, तो टॉर्क एक्ट हो रहा होगा। तो बेसिकली बॉडी रोटेट होना मतलब सारे पार्टिकल्स भी रोटेट होना, तो मतलब हर एक पार्टिकल पे भी क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क। तो हम स्टार्ट करते हैं वहां से। हम बोलते हैं कि चलो पहले एक सिंगल पार्टिकल पे टॉर्क कितना है वो देख लेते हैं। तो टॉर्क कितना है, आर बार क्रॉस एफ बार। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो ये आता है आर एफ साइन थीटा। और इस केस में अगर आपको याद होगा, फोर्स और रेडियस ये होते हैं परपेंडिकुलर, थीटा होता है 90, तो टॉर्क होता है आर एफ, लेकिन F होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन होता है R अल्फा। तो टॉर्क ऑन अ सिंगल पार्टिकल इज mr स्क्वायर अल्फा। ये सिंगल पार्टिकल का है, मुझे पूरे बॉडी का निकालना है। तो पूरे बॉडी का जो टॉर्क होगा वो सब पार्टिकल्स के टॉर्क का एडिशन होगा। तो इट इज सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। तो ये बन जाएगा आपका m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस 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 mn rn स्क्वायर अल्फा। इसमें से अल्फा निकाल लो कॉमन, तो आ जाएगा आपका m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर अल्फा। If you remember, this is moment of inertia, summation mi ri स्क्वायर इंटू अल्फा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या बन गया, आई अल्फा। क्लियर, गुड। इसके बाद हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। सीक्वेंशियली अगर बोलोगे तो इसके बाद हमने शायद देखा था व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो पहले हम लोग मोमेंटम तो फाइंड कर लें, फिर कंजर्वेशन देखेंगे। चलो ठीक है, let us see what is the angular momentum of a rotating rigid body. Angular momentum of a rotating rigid body. Again similar thing, हमारे पास एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है जो रोटेट हो रहा है about an axis passing through some point O, but this time the body is rotating with constant angular speed. बाकी सब सेम है। The body is made up of large number of particles of masses m1, m2, m3, perpendicular distances are r1, r2, r3, rn। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे कैसा किया तुमने, तुमको टॉर्क चाहिए था तो तुमने पहले टॉर्क का इक्वेशन लिख लिया सिंगल पार्टिकल का। यहाँ पे क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। तो बॉडी जब रोटेट होगा तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। तो हर एक पार्टिकल के पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो पहले सिंगल पार्टिकल का निकाल लो, आर बार क्रॉस पी बार, एल इक्वल टू आर पी साइन थीटा। यहां पे भी थीटा 90 आता है, क्योंकि मोमेंटम का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन, और वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल, और रेडियस तो रेडियल है, टेंजेंशियल तो टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट में एंगल होता है 90, तो साइन 90 जाता है 1। तो सिंगल पार्टिकल बॉडी का सिंगल पार्टिकल, उसका एंगुलर मोमेंटम है आर पी। तो ये आ गया आर एम वी, लेकिन वी होता है आर ओमेगा, तो ये आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो अगर मुझे टोटल मोमेंटम चाहिए बॉडी का, तो बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
तो सारे पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को मैं अगर ऐड कर लेता हूं तो मुझे मिल जाता है, क्या मिल जाता है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे आप लिखोगे m1r1 एंड बाय द वे सारे के सारे पार्टिकल्स का एंगुलर स्पीड सेम है, इसलिए मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा, m1r1 ओमेगा स्क्वायर, m2r2 ओमेगा स्क्वायर, mn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो m1r1 प्लस m2r2 प्लस 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 mn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है ना? सही है? गलत है, इधर ओमेगा उधर ओमेगा स्क्वायर लिखा मैंने, तो सही कहां से हो गया? तो ये ओमेगा आएगा, दिस इज ओमेगा। ठीक है, अब ठीक है, तो ये आ गया आई ओमेगा, तो L इक्वल टू आई ओमेगा हो गया। फिर हमने देखा था कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, it states that if the external torque acting on a rigid body is zero, then angular momentum is conserved, मतलब it remains same. So if the external torque acting on a rotating rigid body is zero, external torque zero है, तो angular momentum constant है। तो इसके लिए भी हम लोग स्टार्ट करते हैं L बार इक्वल टू R बार क्रॉस P बार से, फिर हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव लेते हैं, फिर लगाते हैं हम लोग इसको U इंटू V वाला फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। dr by dt is v, तो v बार क्रॉस p बार, dp बार by dt is फोर्स, तो r बार क्रॉस f बार। ये हो गया v बार क्रॉस mv बार, क्योंकि मोमेंटम इज mv, और ये हो गया टॉर्क। देन यू हैव dl बार by dt इक्वल टू m, बाहर आ गया v बार क्रॉस v बार प्लस टॉर्क, लेकिन v बार क्रॉस v बार इज जीरो, क्योंकि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो dl बार बाय dt आ गया सिर्फ टॉर्क, अगर टॉर्क भी जीरो हो गया तो dl बार बाय dt जीरो हो गया। जब डेरिवेटिव जीरो हो तो क्वांटिटी होता है कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रूफ। गुड। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था रोलिंग मोशन। बेसिकली जब एक बॉडी रोल होता है, बाय द वे व्हेन यू से रोलिंग मोशन देयर इज फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन है अगर रोल हो रहा है तो विदाउट स्लिपिंग ये वर्ड आएगा। तो व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन अ सरफेस देन द मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर एक सरफेस है, उस सरफेस पे अगर एक बॉडी रोल हो रहा है, तो जब बॉडी रोल होता है तो सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन मतलब लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, बाकी पूरा बॉडी रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बो ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल मोशन ऑफ द होल बॉडी। तो रोलिंग मोशन का एनर्जी इज ऑल्सो द एडिशन ऑफ सम ऑफ ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो आपको तो पता है ही ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और व्हाट इज एनर्जी ऑफ रोटेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी हाफ एन आवर पहले डिराइव किया ये, नॉट इवन हाफ एन आवर, फ्यू मिनट्स बैक। तो हाफ एम वी स्क्वायर और I होता है एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा होता है V बाय आर, तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। करेक्ट? गुड। देन आई हैव टोल्ड यू, अगर मेरे पास सेम मास के अलग अलग शेप के बॉडी है, जैसे रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो mv स्क्वायर बाय 2 मतलब ट्रांसलेशन एनर्जी होता है सेम, सिर्फ चेंज होता है रोटेशनल, क्योंकि वो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है इसके लिए।
और हर एक बॉडी में सिर्फ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही अलग होता है, बाकी कुछ अलग नहीं होता है। तो यहां से आप हाफ एम वी स्क्वायर निकाल सकते हो कॉमन, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यह आ गया टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। फिर हमने देखा था रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो हमारे पास एक बॉडी है जस्ट लाइक अ स्फीयर और अ रिंग विच इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये है थीटा। इनिशियली बॉडी था रेस्ट पे, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी था 0, जो भी एनर्जी था सिर्फ था पोटेंशियल, क्योंकि बॉडी एक हाइट पे है। जब ये बॉडी रोल होके नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, लेकिन स्पीड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी गेन हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है, राइट। और ये जो सरफेस है उसका लेंथ है s। तो यू नीड टू रिमेंबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, that is mgh equal to half mv square 1 plus k square by r square। 1 plus k square by r square लिखना भूलना नहीं, ये रोलिंग मोशन है। बहुत लोग वो हाफ mv square लिख के छोड़ देते हैं, that is only for translation। the body is rolling without slipping, there is friction, so apart from center of mass बाकी बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये m और ये m सेम है, ऑफकोर्स कैंसिल हो गया, तो यहां से तुमको वी स्क्वायर मिल जाएगा। क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये v आ गया अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। 5 मिनट और बात मत करो, सिर्फ 5 मिनट। आई एम ऑल्सो हंग्री, तो 5 मिनट से ज़्यादा मैं अभी शायद नहीं चल पाऊंगा आगे, तो ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट। अब क्योंकि ये बॉडी नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड चेंज होना मतलब एक्सेलरेट होना, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी फाइंड कर लो। कैसे करोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 0 प्लस 2as। टू गया, टू गया, तो gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू as। लेकिन अगर तुम ये डायग्राम से साइन थीटा देखोगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या आ गया h बाय s। तो यहां से h क्या मिल गया, s साइन थीटा। h क्या है, s साइन थीटा। तो एक काम करता हूं ना, यहां पे s लिखता हूं, यहां पे h को s साइन थीटा लिख देता हूं, s साइन थीटा। s और s हो गया कैंसिल, तो a मिल गया आपको g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वन लास्ट थिंग वाज द टाइम ऑफ डिसेंट, हाउ मच टाइम अ बॉडी टेक्स टू कम डाउन द इंक्लाइन प्लेन। उसके लिए तुम करते हो v इक्वल टू यू प्लस 80। v है अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 80। a इज g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू टी। करेक्ट। सॉल्व करने का हर किसका अपना अप्रोच होता है। मैंने तुमको फुल लेक्चर में, जब फुल फ्लेच लेक्चर देख रहे थे, तब इसको इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, ऐसा सब बताया था। तो किसी को किधर लेके जाने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट ऑफ, एक काम करना, अंडर रूट ऑफ 2h को अलग लिख लेना, g को अलग लिख लेना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को अलग लिख लेना। ये जो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रूट है ना, इसको मैं पावर हाफ भी कर सकता हूँ ना। वैसे ही मैं g को भी पावर हाफ कर सकता हूँ, पावर हाफ। यहाँ पे भी ये जो g है ना, ये पावर हाफ के 2 है। कर सकते हैं ना वैसा, हाँ कर सकते हैं, वेरी गुड। साइन थीटा सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, फिर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पावर हाफ और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेज टू हाफ इंटू टी। गुड। तो एक 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 कैंसिल हो गया कैंसिल।
इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो अंडर रूट ऑफ 2h 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू टी, इस रूट जी को इधर भेज दिया और साथ में साइन थीटा को भी भेज दिया, तो हो गया 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बराबर। तो पूरा रोटेशनल डायनामिक्स हमको लग गए ओवरऑल 1 आवर 34 मिनट्स के आसपास, उससे बड़ा चैप्टर है ही नहीं। तो अभी ये क्यों, क्योंकि कल से जेईई नीट के क्वेश्चन चालू करने हैं एंड आई वांट यू टू नो ऑल दिस थिंग्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे।